email, email, email. यार आपकी 20 जुलाई की तो ईमेल मेरे पास नहीं है। अच्छा चलें, फिर मैं रीसेंड कर दूंगा सर। आप मुझे रीसेंड कर दें। मेरे पास ठीक जो है सर। आखिरी ईमेल है वो सरोज की है 17 जुलाई की। ठीक है, उसके बाद मैं आप सब लोगों की ईमेल एक ही उसमें डालता हूँ। एक ठहर जाएं, मैं एक सर्च लगा लेता हूँ। अशबील, आओ, यस, आपकी ईमेल है ये। मेरा ख्याल है गलती से जंक में चली गई है। चले, सॉरी, आपकी ये जंक में पड़ी हुई थी, तो मैं इसे देख लेता हूँ। ठीक है, मैं देख के तो फिर आप, या अभी बता दूँ छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन से? नहीं सर, 3-4 हैं। ठीक है। ये कौन से आपकी उसमें से क्वेश्चन बैंक में से? इनकम टैक्स। जी सर, इनकम टैक्स वाले न्यूमेरिकल्स में से। मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में पहला कौन सा है? ये क्वेश्चन 31। ठीक है, मैं क्वेश्चन ओपन करता हूँ, ठीक। स्लाइड शेयर करता हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। स्क्रीन शेयर, स्लाइड शेयर, क्वेश्चन 31। जी, कतील वाला क्वेश्चन है। कतील साहब, जीएसपी में क्वेश्चन क्या है आपका? मैं रीड करूं उधर सर से। एक सेकंड। सर The एक सेकंड, first मैं two चेक करूँ। pictures show question 31 is solution in which tax depreciation on lease machinery has been allowed as a deduction, whereas only lease rentals should be allowed. Please clarify as to why this statement। उसने यानी लीज मशीनरी के ऊपर यस सर। डिप्रिसिएशन लिया है। अच्छा, ये हो नहीं सकता, गलत किया होगा उसने। सर उसने लीज मशीनरी के बारे में कुछ दिया हुआ था कि वो मेच्योरिटी पे मैं पहुंच गई है मैं लीज। अभी चेक करता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। लीज मशीनरी, लीज मशीनरी, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन 19 लाख इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन ऑन लीज बेसिस। ये तो सारी ऐड बैक होनी चाहिए। ठीक है। यस सर। और 29 जून 2020 लीज मशीनरी was transferred to Patil on maturity of lease. The leasing company was asked to adjust the amount of security deposit against the residual value of rupees 1 लाख रुपया। The date at commencement of lease was July। अच्छा, ये देखें, लीज मशीनरी के ऊपर लीज पेमेंट जितनी की है ना, वो तो एज ए डिडक्शन वो क्लेम करेगा। ठीक है, लेकिन लीज यस मशीनरी उसने ड्यूरिंग द ईयर खरीद भी ली है। उसका लीज पीरियड खत्म हो गया। सर। जो फाइनेंस लीज होते हैं, जैसे गाड़ियां लीज पे लेते हैं, जी गाड़ियां जी सर। लीज पे क्या करता है, अल्टीमेटली क्या हो जाता है, गाड़ी प्रॉपर्टी बन जाती है ना, जो लीज पे बंदा लेता है। ठीक है। जी सर। अच्छा, जब गाड़ी या कोई लीज एसेट आपकी प्रॉपर्टी बनता है, उस वक्त देखा जाता है कि उसके लिए आपने कोई पैसे दिए या नहीं दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा जी हुआ है द लीजिंग कंपनी वाज आस्क्ड टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेंस्ट द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपया। यानी उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू थी वो 1 लाख रुपया थी। उसने कहा भाई ये रेजिडुअल वैल्यू तुम अपने पास रख लो और लीज मशीनरी मुझे दे दो। अब वो ओनर बन गया, कितने पैसे देके? 1 लाख रुपया देके। तो इस 1 लाख रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, सही क्योंकि सर। ये ओनर बनने के पैसे है ना। तो लीज के, जब तक लीजिंग थी उसके लीज की वो लीज रेंटल क्लेम करता रहा। जब वो ओनर बन गया तो इसके ऊपर टैक्स डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। ठीक है भाई। ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन 37। क्वेश्चन 37, इसमें आपने लिखा है द थर्ड पिक्चर शोज क्वेश्चन 37 वेयर अदर इनकम आर लिस्टेड। From this picture, I wanted to ask that is commission from sale of plot and profit and loss, profit on PLS bank account included in FDR income and separately taxed as 15%?
हाँ, सेल ऑफ प्लॉट की इनकम भी फिक्स टैक्स रिजीम की है और उसका अलग रेट है। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसके ऊपर जो प्रॉफिट आता है जिसे इंटरेस्ट इनकम भी कहते हैं, वो भी फाइनल टैक्स रिजीम है, उसका रेट 15% है। रेट आपके पास जो है ना वो सेल ऑफ प्लॉट का सेपरेट रेट्स हैं, वो आपके पास एग्जाम में गिवन होंगे, हैं दोनों फाइनल ठीक है टैक्स सर। रिजीम के। ठीक हो गया। तीसरा ठीक क्वेश्चन है। लिखा है, आई हैड अ जनरल क्वेश्चन रिगार्डिंग एम्प्लॉई शेयर ऑप्शन स्कीम। देयर आर टू बेनिफिट्स derived फ्रॉम शेयर्स, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स। ये तो सब्सिक्वेंट बेनिफिट्स है ना, ठीक है। यस सर। आपका क्वेश्चन है, if an employer gives an employee shares and an employee share scheme subsequently announces dividend income, will this dividend income be including FTR salary income? अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए जिस वक्त उसको शेयर्स मिले हैं ना, उस वक्त तो वो एम्प्लॉयर की तरफ से एक बेनिफिट है और वो सैलरी इनकम में चला जाएगा। ठीक है। यस सर। उसके ठीक बाद है। उन शेयर्स के ऊपर अगर डिविडेंड आता है तो वो अब एम्प्लॉयर की तरफ से बेनिफिट नहीं है, बल्कि वो शेयर की ओनरशिप की वजह से एक बेनिफिट हो रहा है, तो वो डिविडेंड इनकम है, वो डिविडेंड ही रहेगा और एफटीआर बनेगा। ठीक हो गया। ठीक है और सर। अगर वो उन शेयर्स को बाद में बेच देता है, एज ए कैपिटल गेन अर्न करता है, तो अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं तो उनका कैपिटल गेन उसकी नॉर्मल टैक्स रिजीम में इनकम चला जाएगा, और अगर पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं तो वो उसका फाइनल टैक्स रिजीम में चला जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। क्लियर है। ओके। क्लियर है सर। एक और क्वेश्चन था कि एक जी पूछे पूछे। एग्जाम्पल में था कि लोन प्रोवाइड किया था एम्प्लॉयर ने, और कहीं पे ये जिक्र नहीं होगा कि एम्प्लॉय ने लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या फिर एक्विजिशन ऑफ हाउस में यूज किया है, तो वो उसको फिर भी डिडक्टेबल अलाउंस मिला उसका। दोबारा पूछे, मुझे समझ नहीं आया आपका सवाल। सर जो लोन एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है अपने एम्प्लॉय को, वो सैलरी इनकम में भी उसके ऐड हुआ है वो बेनिफिट उसका, ठीक है। वो बेंचमार्क रेट से वो करके। जी जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसका डिडक्टेबल अलाउंस तो सिर्फ तब मिलता है जब वो लोन यूटिलाइज हो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या फिर एक्विजिशन ऑफ हाउस बिल्कुल में। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। एग्जाम्पल में एक और ईमेल भी मैंने की इसके बाद की थी, उसमें एग्जाम्पल में कहीं जिक्र नहीं है कि एम्प्लॉय ने लोन इस तरह यूटिलाइज किया है, लेकिन फिर भी उसको डिडक्टेबल अलाउंस मिला है प्रॉफिट नहीं और ऐसा टैक्स नहीं हो वाला। सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो उसने हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं किया तो वो डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये ठीक है। उसका जो है ना वो सॉरी, उसमें उसने बिजनेस में यूज किया होगा ना। एक वो भी तो है ना, बिजनेस में अगर वो यूज करे, ठीक है। यस सर। अगर वो बिजनेस में यूज करे तो उस बिजनेस के अगेंस्ट उसे एक्सपेंस मिलता है। अगर उसने लोन को यूज किया कोई बिजनेस इनकम अर्न करने के लिए, तो वहां पर भी तो उसे एज एन एक्सपेंस अलाउ होता है ना। नहीं नहीं सर, वो वैसा कुछ नहीं किया हुआ उसने। अच्छा चले, अब वो क्वेश्चन देख के पता लगेगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है। चल ठीक है। ठीक है सर, ओके। थैंक यू। अच्छा जी, मरियम ने क्वेश्चन किया है, सर सिक्योरिटी डिपॉजिट पे लिया है डेप्रिसिएशन। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं लिया डेप्रिसिएशन उन्होंने। एक्चुअली वो किया ये है उन्होंने कि वो उन्होंने कहा कि पहले ये सिक्योरिटी डिपॉजिट था। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है कि मेरे पैसे जो है ना उस कंपनी के पास, लीजिंग कंपनी के पास रखे हुए थे। फिर लीजिंग कंपनी ने कहा कि जनाब ये अब लीज पीरियड ख़त्म हो गया तो क्या करना है, ये लाख रुपए दो तो एसेट तुम्हारा हो जाएगा। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, मैं लाख रुपए नहीं देता, मेरा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा हुआ है ना वही एडजस्ट कर लो उस कॉस्ट के अगेंस्ट। तो डेप्रिसिएशन सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट दे के, यानी उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को ख़त्म करवा के उसके पैसे दे के तो मैंने वो लीज मशीनरी परचेज कर लिया। तो डेप्रिसिएशन जो है उस लीज मशीनरी की कॉस्ट के ऊपर है, विच इज इक्वल टू सिक्योरिटी डिपॉजिट। आई होप ये बात अब आपको क्लियर होगी होगी, अगर नहीं समझ में आई तो फिर पूछ लें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके गुड। अच्छा जी, मैं फिर आज की स्लाइड्स शेयर करता हूँ। असेसमेंट और अपील्स। असेसमेंट तो कल मेरे ख्याल में मैंने आपको पढ़ा दी थी। असेसमेंट के बाद टर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी, रिकवरी फ्रॉम शेयर होल्डर्स, इनपुट टैक्स बिफोर रजिस्ट्रेशन,
एग्जामेशन रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। ये बल्कि ये एक दो टॉपिक्स हैं, ये मैं आपकी किताब से ही आपको कराता हूँ। ये मैं आपकी किताब से कराता हूँ, सॉरी मैं दोबारा शेयर करता हूँ, बुक शेयर करता हूँ आपसे। चैप्टर 17, अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो वो निकाल लें, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे आपको पेज नंबर वगैरह नोट करवा देता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं थ्योरेटिकल हिसाब से, उन चीज़ों को आपने याद करना है, रट्टा लगा के याद करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी। एक तो ये सप्लाई की डेफिनेशन, ये मैं आपको क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, और इसको आपको समझने की भी ज़रूरत है और याद भी करनी पड़ेगी। इसके पॉइंट्स हैं बुलेट पॉइंट्स में, जैसे मेरे नोट्स में दिए हुए हैं उस तरह बुलेट पॉइंट्स में आपसे याद कर सकते हैं। फिर सेक्शन 4 है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिहाज से, सॉरी ज़ीरो रेटिंग के लिए। तो ये पेज नंबर 240 पे गिवन है कि किन किन चीज़ों के ऊपर ज़ीरो रेटेड होती है, ठीक है। ये भी मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, ये प्रोविजो है जो ये बताती है कि किन आइटम्स के ऊपर ज़ीरो रेटिंग नहीं होती, ठीक है। ये भी आपने याद करना है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सप्लाई ऑफ गुड्स विच, यानी जीरो रेटिंग नहीं होगी इफ द गुड्स आर एक्सपोर्टेड बट हैव बीन और आर इंटेंडेड टू बी री इम्पोर्टेड इनटू पाकिस्तान। यानी गुड्स एक्सपोर्ट तो किए हैं लेकिन आपने उनको री इम्पोर्ट भी करना है, तो फिर ये जीरो रेटिंग उनके ऊपर अलाउ नहीं होगी। और हैव बीन एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 131 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1969 बट आर नॉट एक्सपोर्टेड। जो एक्सपोर्ट के लिए एंटर तो की गई, यानी उनकी रिकॉर्डिंग तो की गई कि यार ये हमने एक्सपोर्ट करनी है, लेकिन फिर वो एक्सपोर्ट हुई नहीं। और तीसरा, हैव बीन एक्सपोर्टेड टू अ कंट्री स्पेसिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट। वो किसी ऐसी कंट्री को एक्सपोर्ट की गई जिनका फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि इनके ऊपर जीरो रेटिंग नहीं मिलेगी। वो नोटिफिकेशन आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तीनों पॉइंट्स आपने याद करना है कि ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट होने के बावजूद जीरो रेटिंग इनके ऊपर नहीं मिलती। ये आपके थ्योरी में भी आ सकता है और न्यूमेरिकल में भी आ सकता है। वो लिख दे कि जनाब आपने कुछ चीज़ें मसलन एक्सपोर्ट की हैं और बट दे आर इंटेंडेड फॉर री इम्पोर्ट, या कुछ चीज़ें आपने एक्सपोर्ट की हैं टू अ कंट्री जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ हुआ है कि इसके ऊपर जीरो रेटिंग नहीं मिलेगी, तो उस सूरत में आपने सवाल में उसको टैक्सेबल सप्लाई के तौर पर लेना है। मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर, ये डेफिनेशंस को एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये सारी डेफिनेशंस पढ़ने वाली हैं, याद करने वाली नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाई को बहुत अच्छी तरह देखना है आपने, इसकी डेफिनेशन को, ये बहुत की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके न्यूमेरिकल के हवाले से। एसोसिएट्स की डेफिनेशन को भी आपने पढ़ लेना है, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अलबत्ता इसमें रिलेटिव की डेफिनेशन है, रिश्तेदार की, वो आप एक दफ़ा याद कर लीजिएगा, एसोसिएट्स में रिलेटिव कौन होता है। ये बाकी सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन याद करनी है आपने, कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन लाजमी याद करनी है आपने। व्हाट इज अ कॉटेज इंडस्ट्री? फिर ये SRO 648 है जिसमें लिखा हुआ है कि किन के ऊपर फर्दर टैक्स अप्लाई नहीं होता, ठीक है। पेज नंबर 247 पे SRO 648, जिनके ऊपर अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सप्लाई करें लेकिन फर्दर टैक्स अप्लाई नहीं होता। इसके बुलेट पॉइंट्स जो है वो सारे तो बेशक याद ना करें, लेकिन कुछ बुलेट पॉइंट्स लाजमी याद करने हैं। 4, 5 और 6, इन पे आपने याद रखना है कि 4, 5 और 6 इन आइटम्स के ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता।
सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन एंड इंडिविजुअल? अरे पर्सन जो है उसमें इंडिविजुअल भी शामिल है, एओपी भी शामिल है और कंपनी भी शामिल है, ठीक है। और इंडिविजुअल तो सिर्फ इंडिविजुअल, यानी मैं भी इंडिविजुअल हूँ, आप भी इंडिविजुअल हैं और हर शख्स एक इंडिविजुअल है। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद ये थर्ड शेड्यूल आइटम्स हैं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लायबिलिटी, अच्छा इसमें सेक्शन है सेक्शन 3B, कलेक्शन ऑफ एक्सेस सेल्स टैक्स, ठीक है। तो कहते हैं ये बात का थ्योरी में 2 नंबर का सवाल आ जाता है कि अगर एक्सेस सेल्स टैक्स कलेक्ट हो जाए तो क्या होगा। तो कहता है अगर एनी पर्सन हु हैज कलेक्टेड और कलेक्ट्स एनी टैक्स और चार्ज वेदर अंडर मिस एप्रीहेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट or otherwise which was not payable as tax or charge or which is in excess of the tax or charge actually payable and the incidence of tax has been passed on to the consumer। यानी अगर किसी शख्स ने गलती से या जानबूझकर किसी दूसरे शख्स से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिया है और उसका इंसिडेंस ऑफ कंज्यूमर पास उसका इंसिडेंस कंज्यूमर को पास ऑन हो चुका है, तो अब वो जो टैक्स गलती से कलेक्ट हो गया है वो, और वो अमाउंट वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करेगा, उस बंदे को वापस नहीं करेगा बल्कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करेगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिर खुद ही उसके रिफंड वगैरह का इंतज़ाम करेगी, ठीक है। तो ये कलेक्शन ऑफ एक्सेस टैक्स से ये बात का 2 नंबर की थ्योरी में आ जाता है। जॉइंट एंड सीवियर लायबिलिटी में आपको पढ़ा चुका हूँ, जीरो रेटेड की अभी मैंने आपको बात बता दी है, एक्सेप्शन आपने याद करनी है। गुड्स एग्जाम फ्रॉम टैक्स सेकंड शेड्यूल, अच्छा ये एक टेबल दिया हुआ है जीरो रेटेड सप्लाई और एग्जाम सप्लाई में क्या फ़र्क होता है, ये अक्सर थ्योरी में आ जाता है। आपने ये 5 फ़र्क याद करने हैं, 5 नंबर का सवाल आ जाता है, ठीक है। पहला फ़र्क है इनकी डेफिनेशन फ़र्क है। दूसरा है प्रोडक्ट्स कवर्ड के अंदर फ़र्क है, जो ज़ीरो रेटेड सप्लाई है उसमें फिफ्थ शेड्यूल आइटम्स हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वाली आइटम्स हैं और गुड्स सप्लाइड टू अ कन्वेंस प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान है। एग्जाम सप्लाई के अंदर जो गुड्स सिक्स शेड्यूल में शामिल है वो शामिल है इसके अंदर। अच्छा ये प्रोडक्ट्स कवर्ड जो है ना, ये इस टेबल के अंदर 2 प्रोडक्ट्स लिखी हुई हैं, इसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं। जीरो रेटेड इस टेबल में गलती है कि इसमें सिर्फ गुड्स एक्सपोर्टेड और फिफ्थ शेड्यूल वाली आइटम्स का जिक्र है, इसमें उन गुड्स का जिक्र नहीं है विच आर प्रोवाइडेड टू अ कन्वेंस प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान। आपने वो भी याद करनी है कि वो भी इसके अंदर प्रोडक्ट्स कवर्ड में शामिल है। इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट्स, सेल्स टैक्स इनवॉइस एग्जाम सप्लाई में जनरेट नहीं होती, जीरो रेटेड सप्लाई में इनवॉइस जनरेट होती है। रजिस्ट्रेशन जो है वो जीरो रेट पे जो सप्लाई करना है उस बंदे को रजिस्ट्रेशन करवानी लाजमी है, एग्जाम सप्लाई वाले को रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। इनपुट टैक्स क्रेडिट जीरो रेटेड सप्लाई के अगेंस्ट मिलता है और एग्जाम सप्लाई के अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। जी सर क्वेश्चन पूछे। सर प्रोडक्ट्स कवर्ड में क्या और क्या है? प्रोडक्ट्स कवर्ड के अंदर जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं ना जीरो रेटेड की, तो उसमें 3 चीज़ें शामिल हैं बेसिकली। एक एक्सपोर्टेड गुड्स, एक वो गुड्स जो फिफ्थ शेड्यूल में लिखी हुई हैं और तीसरी गुड्स सप्लाइड टू अ कन्वेंस प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान। यानी ऐसे गुड्स जो किसी एरोप्लेन पर या शिप पर सप्लाई की जाए और वो एरोप्लेन या शिप या कोई और कन्वेंस जो पाकिस्तान से बाहर जा रही हो, ठीक है, तो उन गुड्स को जीरो रेटेड सप्लाई में शुमार किया जाता है। वो इस टेबल के अंदर नहीं लिखी हुई, लेकिन गुड्स एक्सपोर्टेड वो जो जीरो रेटेड है ना वहाँ पे डेफिनेशन में लिखी हुई है, तो इस टेबल में ये एक एरर है, ठीक है। ठीक, सही सही। रजिस्ट्रेशन ये आपने याद रखना है, ये रट्टा लगाना है कि रजिस्ट्रेशन किस किस पर्सन को रिक्वायर है, ठीक है। इसमें कोई ख़ास बात समझाने वाली तो नहीं है, लेकिन मैं इसको रीड कर देता हूँ, एक दफ़ा बता देता हूँ। एक तो मैन्युफैक्चरर हु इज़ नॉट रनिंग अ कॉटेज इंडस्ट्री, यानी हर मैन्युफैक्चरर के ऊपर अप्लाई होती है एक्सेप्ट जो कॉटेज इंडस्ट्री में शामिल है। कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन भी आपने याद करनी है, वो मैंने आपको पहले नोट करवा दी है। A retailer who is liable to pay sales tax excluding such retailer required to pay sales tax through his electricity bill। यानी हर रिटेलर जो सेल्स टैक्स के लिए लायबल है, कौन शामिल नहीं है? जिसने इलेक्ट्रिसिटी बिल के जरिए सेल्स टैक्स पे करना है।
तो तमाम के तमाम वो टीयर 1 रिटेलर्स कहलाते हैं। उसकी डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी है। तो वो सारे के सारे सेल्स टैक्स चार्ज करने के लिए लायबल है, इसलिए उन्होंने रजिस्टर होना ज़रूरी है। इम्पोर्टर को रजिस्टर होना ज़रूरी है, एक्सपोर्टर को रजिस्टर होना ज़रूरी है, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्टर होना ज़रूरी है। इसके अलावा कोई भी ऐसा शख्स जो किसी और फेडरल या प्रोविंशियल लॉ के तहत जिसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करना या रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए जो 6 लोग हैं, ये आपने रट्टा लगाना। 6 नंबर का सवाल आ जाएगा कि भाई किस किस के लिए रजिस्टर होना ज़रूरी है। थ्योरी का सवाल है ये। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन वो क्या क्या कैसे फाइल होती है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं, इसको एक नज़र पढ़ लीजिएगा। मेरे ख्याल है इसको याद करने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्टिल इसके अंदर जो इस पेज 253 पे जो आखिरी बुलेट है जिसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, एहतियातन इसको अगर याद करना चाहें तो कर लें। इसमें लिखा हुआ है कि बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपने प्रोवाइड करना होता है। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन क्या होती है? टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होती है कि ये जो गुड्स जिसने किसी ने असल में इम्पोर्टर जो है ना, उसने अपने आप को लाजमी रजिस्टर करवाना होता है इंपोर्ट करने के लिए। अच्छा, बाज़ होते हैं जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जिन्होंने इंपोर्ट नहीं करनी होती, लेकिन सिर्फ उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करनी होती है। उनको एज ए मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट बाद में रजिस्टर करती है। यानी पहले वो प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करते हैं तो उनको पहले एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन देते हैं। फिर उसके बाद जब वो प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करके इंस्टॉल कर लेते हैं तो उनका वहाँ पे जाके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉयज़ वगैरह जाके वहाँ पे मैंडेटरी उनको चेक वेक करते हैं कि ये काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इनके प्लांट एंड मशीनरी लगा भी हुआ है, ये जाली तो नहीं है, और उसके बाद उनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है। इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। कंसेप्ट बेसिकली यही है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन क्या है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कमिश्नर जो है समझता है कि यार किसी बंदे को लाजमी रजिस्टर होना चाहिए था और वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, वो नहीं रजिस्टर हो रहा था, उसको कंपल्सरी रजिस्टर किया जा सकता है। इसको भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें और कोई ख़ास बात नहीं। चेंज इन पार्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन, ये सिर्फ और कैंसिलेशन ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, इन टॉपिक्स को एक एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। कोई अगर इसमें बात समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई इसमें वैसे ख़ास समझाने वाली बात नहीं है, लंबी लंबी थ्योरियाँ वैसे ही लिखी हुई है। डी रजिस्ट्रेशन, ये आपने याद करना है। डी रजिस्ट्रेशन का सेकंड बुलेट है कि कौन किन रीजंस की वजह से बंदे को डी रजिस्टर किया जा सकता है। Number one, he ceases to carry on his business. His supplies have been exempt from tax. He transfers to or sells his business, merger with another person, or failure to file tax return for consecutive 6 months. इन रीजंस की वजह से किसी भी बंदे को डी रजिस्टर किया जा सकता है। ये आपने याद करना है, ये पांचों पॉइंट्स आपने याद करने, 2 4 5 नंबर के एग्जाम में आ जाते हैं। प्रोसीजर फॉर डी रजिस्ट्रेशन, इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इसमें और कोई खास बात ऐसी बज़ाहिर नहीं है समझाने वाली। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक होता है डी रजिस्टर यानी पक्का पक्का बाहर निकाल दिया, और एक है कि फिलहाल टेम्परेरी सस्पेंड किया है किसी बंदे को। तो जो टेम्परेरी यानी सस्पेंड किया है उसे डी रजिस्टर नहीं किया। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कब होती है? जब कमिश्नर सेटिस्फाई हो कि बंदा कोई टैक्स फ्रॉड वगैरह कर रहा है। और कमिश्नर कब सेटिस्फाई होता है? उसके ये 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपने याद करने हैं, ठीक है। पहला है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन एट द गिवन एड्रेस। अगर कोई शख्स बंदा उसने दिया हुआ है कि मैं फला जगह पे अपना कारोबार कर रहा हूँ और सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, उसको जाके वो चेक करता है तो पता लगता है कि वहाँ पे तो वो खाली गोदाम है और कोई बंदा ही नहीं है उधर, वो यानी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो कमिश्नर कहेगा इसका मतलब है ये कोई जाली आदमी है, ये कोई जाली इनवाइसिंग वगैरह का काम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो उसको वो सस्पेंड कर देगा और उससे फिर रीजंस पूछेगा, भाई आपने ये क्या किया है? आप तो कहते हैं मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पर तो आप नहीं है। क्योंकि वो बात का तो हो सकता है कि जब कमिश्नर ने छापा मारा उस वक्त हो सकता है वो मौजूद ना हो, या फॉर द एग्जांपल ये भी हो सकता है कि हो सकता है उस वक्त वो अपने प्रेमिसेस जो है वो वहाँ से चेंज कर रहा हो। तो इसलिए पहले उसको सस्पेंड करेगा, पूछेगा उसकी रीजंस, और उसके बाद अगर वो सही जवाब नहीं देगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा, री रजिस्टर कर देगा। Refusal to allow access to business premises or refusal to furnish records to an authorized inland revenue officer, वो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को अपने प्रेमिसेस के अंदर आने नहीं देता या उसको रिकॉर्ड फराहम करने से इनकार कर देता है। एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल, यानी उसका टैक्स प्रोफाइल जो है ना उसके अंदर कभी 1 करोड़ की सेल आ रही है, कभी 5 लाख की सेल आ रही है, कभी वो रिफंड बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, कभी क्रेडिट बहुत ज़्यादा वो ले रहा है।
तो इस किस्म की प्रोफाइल वाले को वो आर्जी तौर पर सस्पेंड कर सकते हैं। मेकिंग सब्सटेंशियल परचेजेस फ्रॉम और मेकिंग सप्लाईज टू अदर ब्लैक लिस्टेड और सस्पेंडेड पर्सन, यानी वो खुद तो बाजार ठीक नज़र आ रहा है लेकिन वो ख़रीदारी जितनी भी करता है या जिन लोगों को वो सेल करता है वो सारे ब्लैक लिस्टेड और सस्पेंडेड पर्सन है। तो कहते हैं ना कि बंदा अपनी कंपनी से पहचाना जाता है, तो वो अगर उसके आसपास सारे ब्लैक लिस्टेड और सस्पेंडेड पर्सन के साथ वो कारोबार कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर खुद भी हो सकता है कोई ख़राबी हो। तो उसे पहले सस्पेंड करते हैं और सस्पेंड करके उसका अच्छी तरह जायज़ा लेते हैं कि ये बंदा ठीक है या नहीं है, और फिर या तो डी रजिस्टर करते हैं या फिर बहाल कर देते हैं। नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न, अगर कोई बंदा सेल्स टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहा रजिस्टर्ड पर्सन होने के बावजूद तो उसे सस्पेंड कर देंगे। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिश्नर ऑन एनी अदर जुरिस्डिक्शन, मसलन फॉर एग्जांपल एक इस्लामाबाद का बंदा है और उसने कराची में कोई फ्रॉड व्रॉड किया है, तो कराची का कमिश्नर यहाँ के इस्लामाबाद वाले कमिश्नर को इन्फॉर्मेशन फराहम करता है कि यहाँ से ये फ्रॉड करके भागा हुआ है या इस तरह के मामला हैं इसके, तो उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर भी किसी बंदे को सस्पेंड किया जा सकता है। एनी अदर रीज़न टू बी स्पेसिफाइड बाय द कमिश्नर, कोई भी और रीज़न जो कमिश्नर स्पेसिफाई कर दे, समझे कि यार ये रीज़न वैलिड रीज़न है इसको सस्पेंड करने के लिए, तो ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसके 6 नंबर पॉइंट जो है ना, सीरियल नंबर 6, इसमें प्रोसेस है ब्लैक लिस्टिंग का। ठीक है, इसमें कहता है कि कमिश्नर ने पहले उसे 7 डेज के अंदर, जब सस्पेंशन ऑर्डर हो जाएगा तो सस्पेंशन ऑर्डर होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर उसे एक शोकाज नोटिस जारी करेगा। शोकाज नोटिस में उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। ठीक है, उसे कहेगा जनाब 15 दिन के अंदर अंदर जो है आप मुझे जवाब दें कि वाई आई शुड नॉट ब्लैक लिस्ट यू। ठीक है, अगर वो कोई जवाब नहीं देगा और वो रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड करेगा या एक्सेस नहीं देगा या कोई और रीज़न होंगे, तो फिर कमिश्नर क्या करेगा कि वो उसको ब्लैक लिस्ट कर देगा। और अगर सस्पेंशन के बाद उसने कमिश्नर ने खुद नोटिस नहीं जारी किया तो सस्पेंशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ब्लैक लिस्टिंग को एक दफ़ा आप पढ़ लीजिएगा, इसमें एक खास ऐसी चीज़ नहीं है यार। चैप्टर 18 ये थ्योरी के लिहाज से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसकी चीज़ें तो ज़्यादातर मैं आपको उस एक्सरसाइज में करवा चुका हूँ, एक दो आइटम्स है। अच्छा जी, एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट, ये वैसे मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन आपने याद रखना है कि ये इसका एग्जाम में आ जाता है ये थ्योरी में कि किन किन रीजंस की वजह से डेबिट या क्रेडिट नोट इशू किए जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर इसी पेज के ऊपर नीचे दिए हुए हैं कि डेबिट या क्रेडिट नोट के पार्टिकुलर्स क्या होते हैं, यार भी उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ये भी आपको याद करनी है पेज 264 के ऊपर। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। Definitions, time to claim of input tax not admissible। अच्छा ये इम्पोर्टेंट है सेक्शन 8, जैसे वहाँ पे सेक्शन 21 होता था, यहाँ पे सेक्शन 8 है कि वो कौन सा इनपुट टैक्स है जो इनएडमिसिबल है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 21 मैंने आपको पढ़ाया था ना, इसमें डिटेल दी हुई थी कौन कौन से एक्सपेंसेस इनएडमिसिबल है। यहाँ पर इनपुट टैक्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये मैंने सेक्शन रेफरेंस के बजाय मैंने वैसे आपको जहाँ पे इनपुट टैक्स की बहुत सारी स्लाइड्स करवाई थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन इनको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है लाजमी, दोबारा यहाँ से चैप्टर में से भी पढ़ लें, ताकि अगर कोई चीज़ आपको ना भी समझ में आ रही हो तो फिर आप दोबारा मुझसे क्वेश्चन कर लें। इस हफ्ते में कुछ क्लासेस अभी और होनी है तो उसी में ही आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स, असेसमेंट ऑफ टैक्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। सेक्शन 11A भी मैंने आपको बता दिया, ये चैप्टर आपका मुकम्मल हो गया। आखिरी चैप्टर, चैप्टर 19। चैप्टर 19 में ये कहता है रिटर्न्स कब जमा करानी है। मंथली रिटर्न आपने हर महीने की 15 तारीख को जमा करानी है। क्वार्टरली रिटर्न आजकल एप्लीकेबल नहीं है। एनुअल रिटर्न 30 सितंबर को जमा करानी होती है। ठीक है, अच्छा ये फिर आगे थ्योरी में बस लिखी हुई है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग वगैरह किसने करनी है। पार्टिकुलर्स ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न, ये पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं कि सेल्स टैक्स रिटर्न के पार्टिकुलर्स क्या होते हैं। ये आपके पास हो सकता है 5-6 नंबर का सवाल आ जाए। तो सेल्स टैक्स रिटर्न में सेल्स के ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है कि उसके अंदर क्या क्या सेल्स टैक्स रिटर्न में पार्टिकुलर्स हो सकते हैं। ये ज़्यादातर रटा वाली चीज़ें हैं, कोई ख़ास समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे
और फिर मुझसे पूछेंगे इसमें कि कोई आपको चीज़ पूछनी है तो। ये बाकी सारे बुलिट्स नहीं याद करने, बस यहाँ तक। ये जो पहले रोमन नंबर में पॉइंट्स लिखे हुए ना, सिर्फ ये रोमन नंबर वाले पॉइंट्स याद करने की बात होगी। स्पेशल रिटर्न जो है एफबीआर किसी से भी रिक्वायर कर सकता है। आपके एग्जाम में स्पेशल रिटर्न पे थ्योरी का सवाल आ सकता है कि स्पेशल रिटर्न के कंटेंट्स क्या होते हैं या कौन सी इंफॉर्मेशन है जो स्पेशल रिटर्न में मांगी जा सकती है, वो आपने याद करनी है। सादा सी इंफॉर्मेशन है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस वो आपसे मांग सकता है, परचेजेस ऑफ गुड्स की डिटेल मांग सकता है, गुड्स सप्लाई की डिटेल मांग सकता है, पेमेंट ऑफ एरियाज मेड की डिटेल आपसे ये मांग सकता है। तो इसके लिए स्पेशल रिटर्न फाइल करनी पड़ सकती है। वो एक खास फॉर्मेट दे देते हैं और उस पर कहते हैं इस पर आप स्पेशल रिटर्न और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फाइनल रिटर्न क्या होती है कि अगर कुछ डी रजिस्टर होता है अंडर सेक्शन 21 तो कमिश्नर उससे एक फाइनल रिटर्न मांग सकता है कि भाई पहले फाइनल रिटर्न जमा कराओ फिर तुम्हें डी रजिस्टर करेंगे। डेट्स वगैरह दिए हैं, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, याद करने की ज़रूरत इतनी खास नहीं है। रिकॉर्ड्स, ये जैसे इनकम टैक्स में मैंने आपको रिकॉर्ड्स का बताया था कि बाज़ औक़ात आपके एग्जाम में थ्योरी में सवाल आ जाता है कि रिकॉर्ड्स कौन से मेंटेन करने हैं। अगर आप इसका याद कर सकते हैं, रटा लगा सकते हैं तो रटा लगा लें। अदरवाइज वैसे आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप अकाउंटेंट हैं, आपको याद होना चाहिए कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है। तो जितनी आइटम्स बैलेंस शीट में लिखी होती हैं और जितनी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस में लिखी होती हैं उन सब का तकरीबन आपको ये रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो अगर आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के कंटेंट्स याद हो तो आप रिकॉर्ड के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि रिकॉर्ड क्या क्या मेंटेन करना चाहिए। एज एन अकाउंटेंट वैसे भी आपके जहन में होना चाहिए कि यार क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने ज़रूरी है। अकाउंटेंट का ये काम है कि वो रिकॉर्ड्स को याद रखे कि क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। और अगर हिम्मत हो तो आप इसकी थ्योरी, इसके कंटेंट्स को याद कर लें। मैं अमूमन पर्सनली इस किस्म की चीज़ों को याद नहीं करता था और मैं इन चीज़ों को जो है ना कोशिश करता था कि एक दफ़ा दो दफ़ा रीड कर लेता था और फिर अपने जहन में सोचता था कि यार क्या रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिससे ये चीज़ें मुझे याद आ जाए। तो मैंने अपने जहन में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रेफरेंस पॉइंट रखा हुआ था और फिर वहीं से ही सोच सोच के एग्जाम में एक आध दफ़ा आया, मैंने लिख दिया था। टैक्स इनवॉइस के क्या पार्टिकुलर्स है ये आपको याद करने पड़ेंगे कि टैक्स इनवॉइस पे क्या क्या लिखा होना चाहिए। वैसे ये भी आप जो है ना इसमें कोई ख़ास मुश्किल पार्टिकुलर्स नहीं होते। आप किसी भी दुकान पे जाएं और वहाँ से देखिए कि दुकानदार ने क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं। दुकानदार अपना नाम पता एड्रेस वगैरह लिखता है, आपका नाम पता एड्रेस वगैरह लिखता है, उसके ऊपर लिखता है कि जनाब मैंने इतनी चीज़ें फराहम की है, उनकी ये क्वांटिटी है, उसकी सेल्स टैक्स की अमाउंट इतनी है, सेल्स टैक्स के बगैर इतनी है। अगर आप मेट्रो पे या सेफ मार्ट वगैरह पे जाएं तो वहाँ पे इनवॉइस पे यही चीज़ें लिखी होती है। तो वो इनवॉइस अगर आपको याद हो तो उससे आप कंटेंट्स ऑफ सेल्स टैक्स इनवॉइस याद कर सकते हैं। रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ये आपने याद रखना है कि कोई भी रिकॉर्ड्स जो सेल्स टैक्स लॉ के अंदर वो 6 साल तक रिटेन करने होते हैं, उनको 6 साल तक संभाल के रखना होता है। हाँ, अगर कोई इसमें एक और बात भी है, अगर कोई फर्ज किया कोई अपील आपकी पेंडिंग है, आप तो जब तक अपील फाइनल नहीं होती बेशक वो 10 साल गुजरते हैं तो उसके रिकॉर्ड आपको मेंटेन रखने पड़ते हैं। एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, इसको एक दफ़ा थ्योरी में पढ़ लीजिएगा। ये बस पावर्स बयान करता है कि भाई इसके अंदर आपको एक्सेस टू रिकॉर्ड्स देनी ज़रूरी है। ड्राइंग ऑफ सैंपल्स, ड्राइंग ऑफ सैंपल्स जो है ये इम्पोर्टेंट है थ्योरी के लिहाज से। 2 3 4 नंबर का सवाल आ जाता है ड्राइंग ऑफ सैंपल्स का। ये क्या होता है कि जब सेल्स टैक्स के ऑफिसर जो है ना कहीं पे छापा मारते हैं तो उन्होंने सैंपल कैसे ड्रॉ करने होते हैं। उन्होंने जाके ना वहाँ पे क्या करते हैं, मसलन फर्ज किया वो किसी जो है ना दवाइयों के जगह पे चले गए, उन्होंने कहा जनाब ये कौन सी दवाई है, उन्होंने कहा जी ये तो खांसी का शरबत है। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा यार ये तो खांसी का शरबत ऐसा तो नहीं होता, ये तो कोई लगता है कि आप कोई पानी मिला के बेच रहे हैं इसके अंदर, ये तो लगता है कोई जो है ना आप रूह अफ़ज़ा बेच रहे हैं। आप कहते हैं खांसी का शरबत है, ये तो रूह अफ़ज़ा है। फर्ज किया खांसी के शरबत पे जो है वो सेल्स टैक्स नहीं लगता, रूह अफ़ज़ा पे सेल्स टैक्स लग रहा है, तो वो रूह अफ़ज़ा को खांसी का शरबत बना के बेच रहा है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो अफसर क्या करेगा, वो वहाँ से ना दवाइयों का सैंपल ले लेगा, ठीक है। अच्छा, वो जो दवाइयों का सैंपल लेगा वो सैंपल लेके और उस सैंपल को सील पैक करेगा, उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करेगा और वैसा ही एक सैंपल लेके उस रजिस्टर पर्सन के हवाले करेगा। उसे कहेगा कि जनाब मैं ये लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाता हूँ, तुम ये वाला सैंपल संभाल के रखो
और अगर इस सैंपल के रिजल्ट कोई डिफरेंट आए तो फिर ये जो दूसरा सैंपल है इसको दोबारा चेक करवाएंगे। तो इस तरह से वो सैंपल लेके जाते हैं और एक सैंपल छोड़ के जाते हैं। जैसे आपको याद होगा एक दफ़ा हुआ ये था कि एक सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस साहब हुआ करते थे, वो उन्होंने कहीं पे छापा मारा, वहाँ से उन्होंने जो बोतलें बरामद की, बाद में वो लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाया तो वो शहद की बोतलें निकल आई, हालांकि वो किसी और चीज़ की बोतलें थी। तो वो किया ये था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जब छापा मारा तो उन्होंने करेक्ट तरीके से सैंपल नहीं लिया था। अगर वो इस तरीके से सैंपल लेते जिस तरीके से यहाँ पे सैंपल लिया गया है, उसे संभाल के रखते, तो फिर वो लेबॉर्ट्री से जाली रिपोर्टें नहीं बन सकती थी। तो ये सैंपल लेने का तरीकाकार बड़ा इंपॉर्टेंट तरीकाकार है। ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट्स, अगर दो लोगों के दरमियान जो एसोसिएट्स हो आपस में ट्रांजैक्शन हो तो उसकी प्राइस जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर डिटरमिन होती है। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। तो माशाल्लाह जी आपका कोर्स मुकम्मल हो गया, इनकम टैक्स का भी, सेल्स टैक्स का भी। अब थ्योरी के 3 चैप्टर्स आपके रह गए हैं, कल से इंशाल्लाह ताला उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह जैसे मैंने आपको सेल्स टैक्स में कुछ चीज़ों पे निशान लगवाए हैं, इनकम टैक्स में भी कुछ ऐसी आइटम्स हैं थ्योरी की जिनको मैं आपको निशान लगवाऊंगा कि ये आपने लाजमी याद करनी है, बाकी भी आपने पढ़नी है और जहाँ तक हिम्मत हो सके याद कर, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ों पे आइडेंटिफाई करता हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनको आपने लाजमी याद करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो बाकी चीज़ों को भी आपने छोड़ना नहीं है, लेकिन इनके ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा है। बाज़ स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनसे सब कुछ याद नहीं होता, तो उनके लिए ये मैं बताता हूँ, जो स्टूडेंट ज़्यादा हिम्मत वाले हैं, ज़्यादा चीज़ें याद कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद करें। ये ज़रा कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए आइडेंटिफिकेशन है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में से? जी सरोज, क्वेश्चन पूछे। सर सबसे लास्ट में आपने क्या बताया सर, मतलब जो भी बुक में है ये जो चैप्टर है सबसे लास्ट में क्या चीज़ है सर? सबसे आखिर में मैंने ये बताया है कि ये जो मैंने निशान लगवाए हैं ना, ये कमज़ोर बच्चों के लिए निशान लगवाए हैं। जो बच्चे ज़्यादा हिम्मत रखते हैं वो इससे ज़्यादा भी चीज़ें याद कर सकते हैं, लेकिन बाज़ नहीं बच्चे होते सर, हैं जी। ऐसे लाइक ये चैप्टर रिव्यू लिखा है, इसके ऊपर कौन सा पैराग्राफ था और उसमें क्या याद करना है और क्या नहीं करना? ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट्स का जिक्र हुआ था, ये आखिरी जो बुलेट पॉइंट था, ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट्स की बात हुई थी। और मैंने ये कहा था कि अगर दो एसोसिएट्स के दरमियान ट्रांजैक्शन हो, दो एसोसिएट्स के दरमियान ट्रांजैक्शन हो, तो उस ट्रांजैक्शन को फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल के ऊपर लिया जाता है। यानी ठीक मसलन है, फॉर सही है। एग्जांपल, अगर आप और आपकी सिस्टर या आपके भाई के दरमियान अगर कोई ट्रांजैक्शन हो और आप अपने भाई को अपनी कोई चीज़ें जो है वो कम कीमत के ऊपर बेच दें, तो सेल्स टैक्स लॉ ये कहता है कि नहीं भाई, ये तो एसोसिएट्स के दरमियान ट्रांजैक्शन है, हम इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से लेंगे। ठीक है, सही है सर। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।